नहीं है, ये माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री है। जिस पार्टी को केवल 31% वोट मिला हो, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस पार्टी को 70% वोट नहीं मिला, वो मुझे सारे भारतीयों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी, ये वन साइड टेलीविजन पे भाषण देना जो है, ये जो है आपके टेलीविजन मैनेजर, हम जानते हैं कैमरा लगा के, हमारा भी कैमरा आगे लगा है आवाज वालों का और ये मानवतावादी मीडिया सेंटर का। ये वन साइड भाषण देना बहुत आसान है। विजय मानकर आपको चैलेंज कर रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, अगर आपको डेमोक्रेसी और नीतियों पे चर्चा करनी है तो ऐसे ओपन स्टेज पे विजय मानकर के साथ चर्चा करो, मैं आपको चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो प्रधानमंत्री चर्चा करने से घबराता हो, वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है। काय चाललेला है यार, एक दिवस तुम्ही हंसता, दूसरा दिवस रड़ता, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी खुशी, कभी गम। आपका हार्ट ब्रेक हो गया है क्या? मैडम की याद आ रही है क्या आपको? कभी हंसते हो, कभी रोते हो, क्यों, क्या हो गया? हार्ट ब्रेक हो गया, इमोशन आपके डिस्टर्ब हो गए हैं? कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि आप बाहर जाके लोगों में रोते हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए काम करूंगा, ये लोग मेरी जान भी ले लेंगे तो भी आपके लिए काम करूंगा। अरे कौन आपकी जान लेगा यार? आपके अंदर जान बची कहां है वहां लेने के लिए? आपके अंदर जान बची कहां है लेने के लिए? ये ड्रामा जो है डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा नहीं चलता है। 26 नवंबर को हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान हमारा ग्रेट कैसे है, लेकिन पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं है। हमारी जुडिशरी, जिसको संविधान ने क्रिएट किया, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, वो कहती है कि मैं स्टेट नहीं हूं। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मैं भारत के तमाम हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, आपका रिस्पेक्ट रखते हुए इंस्टीट्यूशन का, आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर जुडिशरी स्टेट नहीं है तो व्हाट इज जुडिशरी इन इंडिया? अगर भारत के अंदर में जुडिशरी राज्य नहीं है, ऑर्गन ऑफ स्टेट नहीं है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से कहता हूं कि आप हमें बताएं कि जुडिशरी आखिर क्या है, वेदर इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट इज अ नॉन स्टेट एक्टर, व्हाट इज जुडिशरी इफ इट इज नॉट अ स्टेट? जब इस देश की न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात आती है, करिया मुंडा कमेटी ने 2000 में रिपोर्ट दी, उसके बाद नचिप्पन कमेटी ने रिपोर्ट दी, 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई इस देश की न्यायपालिका में जो जजेस है, वो जजेस में एससी, एसटी, ओबीसी के जजेस नहीं है, मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज के जजेस नहीं है, महिला जजेस नहीं है, ये जुडिशरी हमारी प्रातिनिधिक नहीं है। इसमें सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एससी, एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए। 4 कमेटी और कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, संवैधानिक कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया 2011 में। भारत की जुडिशरी कहती है कि वी आर नॉट अ स्टेट, आप रिजर्वेशन नहीं कह सकते, हमें इंडिपेंडेंस है। मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया, आपने बीजिंग प्रिंसिपल्स को साइन किया, मेरे पीछे एडवोकेट बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र ने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया है। लॉ एशिया रीजन का बीजिंग प्रिंसिपल्स पर भारत की जुडिशरी ने साइन किया, दुनिया भर के जुडिशरी ने साइन किया, राज्यों ने साइन किया। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? The standards are independence, impartiality, accountability and competence and equality and integrity. 6 जुडिशियल कंडक्ट्स के प्रिंसिपल्स है, इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या भारत की न्यायपालिका जिस सिद्धांत पे बैंगलोर प्रिंसिपल्स पर साइन किया, जो लॉ एशिया रीजन के बीजिंग प्रिंसिपल्स पर साइन किया,
क्या भारत की न्यायपालिका ने उसको अडॉप्ट किया? ये सवाल मैं आज जुडिशरी के आगे खड़ा करना चाहता हूं। रिस्पेक्ट के साथ ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं, और ये सवाल तब तक इस देश में खड़ा करूंगा जब तक जुडिशरी मुझे ये आंसर नहीं देती कि अगर वो स्टेट नहीं है तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वो नॉन स्टेट एक्टर है। ये आंसर जब तक वो नहीं देती तब तक ये सवाल मैं देश में खड़ा करते रहूंगा। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि वो मुझे कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं संवैधानिक बात बोल रहा हूं, मानव अधिकारों की बात कर रहा हूं। और अगर जजेस ने पढ़ा नहीं होगा तो यूएन के चार्टर को जाके पढ़ो और इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स पढ़ो 2001 के। उसमें क्लियरली कहा है कि देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर जुडिशरी, न्यायपालिका अगर राज्य का ऑर्गन है तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल जो है वो खड़ा करने का समय जब है अब आप आ गया है। पर आप जज नहीं बनना चाहते, आप केवल वकील बने रहना चाहते हैं। क्यों? प्रैक्टिस चलना चाहिए, घर रोजगार चलना चाहिए। आप जज नहीं बनना चाहते, आप डिसीजन नहीं देना चाहते। ये आपकी समस्या है, ये सिस्टम की समस्या नहीं, आपकी समस्या है। हमको लगता है कि मैं एडवोकेट बन जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी चलेगी। बाबा साहब ने काका कलेलकर कमीशन को जब अपना स्टेटमेंट दिया तो काका कलेलकर ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आपको क्या लगता है कि ये ओबीसी जो है, बैकवर्ड क्लासेस है, इनका इमेंसिपेशन कैसे होगा, इनका उद्धार कैसा होगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि बैकवर्डनेस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बैकवर्डनेस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। I am equal to 50 graduates in India, and whatever I could do only because I am equal to 50 graduates in India. मैं भारत में जो कुछ भी कर पाया वो इसलिए कर पाया कि मैं अकेले 50 ग्रेजुएट के बराबर हूं। इसलिए अगर बैकवर्ड क्लासेस की इंफीरियरिटी को दूर करना है तो आपको इनको हायर एजुकेशन और की पोस्ट में जो है अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन देना चाहिए। और जिस दिन इस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर, ये अभी वाले वकील डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बाबा साहब के स्टैंडर्ड के 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर अगर पैदा हो जाएंगे तो फिर उनके तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बाबा साहब अंबेडकर ने काका कलेलकर को कहा। देश में संयुक्त राष्ट्र की कमिटीज ने भी ये बात कहा है कि भारत के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भारत के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। भारत के जुडिशरी में महिलाओं का, एससी एसटी का, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आपको रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए जुडिशरी में। ये संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भी कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों को साइन किया है। वी आर बाउंडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ 2 लॉज नाउ। One is the constitutional law, another is the international law. एक संविधानिक कानून है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून है। अब केवल देश संविधानिक कानून से गवर्न नहीं होता। जो एडवोकेट्स है, जो जजेस है, जो एमपीज है, जो एमएलएज है, जो भारत के लोग हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि अब देश केवल संविधानिक कानून से गवर्न नहीं होता। अब देश संविधानिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों से गवर्न होता है। और जहां संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच में विसंगति है, वहां अंतरराष्ट्रीय कानून प्रिवेल होता है। दैट इज द लेटेस्ट लीगल पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। जिन लोगों ने इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा वो लोग उसको पढ़ना चालू करेंगे। 3 तरह के इंटरनेशनल लॉ है: पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल लॉ। यानी अब भारत और दुनिया 2 कानून से चलती है, एक संवैधानिक कानून, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून। भारत ने यूएनओ में जाके मानव अधिकारों को साइन किया। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कहा था 1947 को, 24 मार्च को जो सबमिट किया कि आप लोगों ने संविधान के अंदर हमें केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को ही केवल फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहिए, हमें इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। What was the argument of Dr. Baba Saheb Ambedkar in States and Minorities?
The basic constitutional argument of Dr. Baba Saheb Ambedkar in the states and minorities, as submitted to the Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly on 24th March 1947, was that कि हमें केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को, यानी बोलने की आजादी, वोट देने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, व्यवसाय करने की आजादी, केवल इसको ही मूलभूत अधिकार नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने आर्थिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, कम्युनिटी अधिकारों को, सांस्कृतिक अधिकारों को भी मूलभूत अधिकार बनाना चाहिए। कृपलानी, जेपी कृपलानी उस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं माना। बाबा साहब अकेले एमपी थे उस समय, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक ही एमपी था, मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। उस समय उन्होंने होने नहीं दिया। नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर ने कन्विंस किया कि आप, हम ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा की जो बात कर रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता जब तक हम आर्थिक अधिकार और सामाजिक और सांस्कृतिक और कम्युनिटी के अधिकारों को मूलभूत अधिकार ना बनाए। नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को सैद्धांतिक तौर पर माना, लेकिन उसको पार्ट 3 में डालने के बजाय पार्ट 4 में अभी का हम डालते हैं। बाद में उसको हम जैसे जैसे हमारी स्टेट की कैपेसिटी बढ़ेगी तब हम इकोनॉमिक राइट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बात नेहरू ने एक लेटर में बाबा साहब अंबेडकर को रिप्लाई किया। अब मजे की बात देखिए, अगर मैं यहां स्पीच दे रहा हूं और मुझे अगर यहां की गवर्नमेंट, यहां का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या यहां की कॉर्पोरेशन कहती है कि मानकर साहब हम आपको यहां स्पीच नहीं देने देंगे, तो मैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन डाल सकता हूं कि मेरा राइट टू लिबर्टी जो है आर्टिकल 19(1) में जो है वो वायलेट हो रही है और कोर्ट मुझे जस्टिस देगा, मेरे राइट को सेफगार्ड करेगा और कोई चाहे या ना चाहे मेरा स्पीच यहां होगा। लेकिन अगर मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास में घर नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, मेरे पास प्रोविडेंट फंड नहीं है, पेंशन नहीं है, तो मैं 226 में हाई कोर्ट में या 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं डाल सकता कि भाई मेरे आर्थिक अधिकारों का यानी राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है और इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर देना चाहिए कि जितने लोग भारत में हैं जिनके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनको मिलना चाहिए। ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने देना चाहिए। इसके लिए मैं रिट पिटीशन नहीं कर सकता। मैं अपनी न्यायपालिका के खिलाफ रिट पिटीशन नहीं कर सकता कि मेरी न्यायपालिका ने 3 करोड़ केसेस पेंडिंग रखे और जब रिजर्वेशन का इश्यू आता है तो हमारे मेरिट की तो बात करती है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग रखने वाली न्यायपालिका के वजह से रोज मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, मेरा पैसा जाता है, मेरे राइट्स जो है वो सेफगार्ड नहीं हो रहे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बना सकता कि माय ऑनर सर आपकी जुडिशरी में 10-10 साल मुझे लग रहा है और इसलिए मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप मेरे रिट पिटीशन को एडमिट कीजिए। मैं मेरी जुडिशरी के खिलाफ जो है वो पिटीशन नहीं डाल सकता। मजे की बात देखिए, अभी मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ ले जा रहा हूं आपको। आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। बाबा साहब अंबेडकर का क्या आर्ग्यूमेंट था? बाबा साहब अंबेडकर का यह आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि आज लोग बहुत उत्सव मना रहे, रैली वाली निकल रही, अच्छी बात है और रैली निकलना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्लोगन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये उत्सव भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ है। और बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने फाइनल स्पीच में स्पेसिफिकली कहा, क्या बात कही कि हमें अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को। तो ये मेथड क्या होता है?
संवैधानिक मेथड क्या होता है? क्या संवैधानिक मेथड से हम अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर का यह आर्ग्यूमेंट था भारत के संविधान बनने के पहले कि भाई केवल बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, व्यवसाय की आजादी, सिटीजनशिप का राइट, केवल ये फंडामेंटल राइट नहीं होने चाहिए। आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट होने चाहिए। पर भारत के संविधान में नेहरू ने उसको पार्ट 3 में आने नहीं दिया। अब मजे की बात देखिए, जिस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1947 में लिख के दिया, उसी बात को संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में माना। किस बात को माना? अलग टर्मिनोलॉजी में माना, पर उसी सिद्धांत को माना। जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स को स्टडी किया है, मैं नहीं जानता भारत में कितने लोगों ने ह्यूमन राइट्स को स्टडी किया, लेकिन मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर भारत के इतिहास की सबसे बड़ा चार्टर अभी इंडियन स्टेट को दिया है, सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री में, और वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। मजे की बात देखिए, मेरे पीछे एडवोकेट बैठे हुए, वो इस बात को सोच के थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने पिटीशन दिया, लेकिन पिटीशन मैंने 32 में नहीं दिया, मैंने पिटीशन 226 में नहीं दिया, मैंने पिटीशन ना हाई कोर्ट को दिया ना सुप्रीम कोर्ट को दिया, मैंने पिटीशन दिया 19(1)(a) और 1(c) में, 19(1)(a) और 1(c) में पिटीशन दिया। और इसके साथ मैंने पिटीशन दिया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में। भारत के इतिहास का पहला पिटीशन विजय मानकर ने ड्राफ्ट किया, दिया 15 अगस्त को दिया। ये स्लोगन लगा रहे थे इधर एपीआई के लोग, मोदी जी गुमराह करना बंद करो, एपीआई के चार्टर पर काम करना चालू करो। आपके स्टाइल में बोल रहा हूं, मोदी जी गुमराह करना बंद करो, एपीआई के 15 अगस्त पर काम करना, 15 अगस्त की चार्टर पर काम करना चालू करो। भारत के 30.5 करोड़ SC/ST के बिहाफ पर और कुछ अंश तक DTNT के बिहाफ पर और ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी जोड़ा है, लेकिन एक्सक्लूसिवली ओबीसी और माइनॉरिटीज का उसमें मैंने इवोक नहीं किया है, सेकंड पिटीशन में करूंगा। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पिटीशन किया, और पार्टी कौन है आपको मालूम है? पार्टी है पार्लियामेंट, पार्टी है पार्लियामेंट, पार्टी है स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पार्टी है ऑल्सो इनडायरेक्टली द जुडिशरी। भारत के इतिहास में मैंने पहली बार इंडियन हिस्ट्री में बाबा साहब अंबेडकर के बाद सबसे बड़ी पिटीशन इंडियन स्टेट को 15 अगस्त को की, और आपको उससे मजे की बात बता रहा हूं, आपको उससे मजे की बात बता रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसको एक्सेप्ट किया और भारत सरकार को नोटिस इशू कर दिया है कि 2 महीने के अंदर में इस पर आप आंसर दो। 30.5 करोड़ लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, नहीं तो फिर जो है हमको जो आपको इंटरनेशनल लॉ में एक्शन लेना है वो हम लेंगे। भारत के इतिहास का पहला पिटीशन जिसमें मैंने पार्लियामेंट को पार्टी बनाई, गवर्नमेंट को पार्टी बनाई, और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं बिना कंटेम्प्ट के जुडिशरी को भी पार्टी बनाई। 27 अक्टूबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू कर दिया है भारत सरकार को, और उससे घबरा के पार्लियामेंट ने दूसरे नोटिस इशू किया। मजे की बात देखिए, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू किया तो पार्लियामेंट ने दूसरा नोटिस इशू किया भारत सरकार को कि भाई ये सीरियस इशू है, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेते ये बताइए और इसका रिप्लाई दीजिए, नहीं तो फिर जो है हमको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक ही पिटीशन पर 2 नोटिस इशू हुए भारत के हिस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये व्यक्तिगत
पिटीशन नहीं है। और मैं आज एडवोकेट लोगों के बीच में बैठा हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस हमने की, क्या होता है मुझे मालूम है, मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन मैं आज मेरी पार्लियामेंट को, मेरी जुडिशरी को और मेरी गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट से एक भारत के नागरिक होने के नाते विनम्र विनंती कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भारत के संविधान का प्रोविजन है और जो ह्यूमन राइट्स को आपने यूनाइटेड नेशंस में साइन किया है, उसको आप जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करो। अगर आप इसको जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो अब आपका पाला विजय मानकर से पड़ा है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से पड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखो। आप ये मत सोचो कि हम ऑर्डर ऑर्डर बोल के आपको डराएंगे। हम ऑर्डर ऑर्डर से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भारत को ऑर्डर में लाने वाले लोग हैं। हम भारत को ऑर्डर में लाने वाले लोग हैं। आज भारत के अंदर में 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस डिक्लेयर हुआ, 2011 के अंदर में जातीय जनगणना हुई, एपीआई के वजह से ही हुई। वो अपने पिटीशन डाली थी एक सुप्रीम कोर्ट में 2011 में। उस समय कहा था कि आप पॉलिसी क्या बना रहे, प्लानिंग क्या बना रहे। अरे आपके पास तो डेटा नहीं है। जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप प्लानिंग क्या बनाएंगे? नो डेटा नो प्लानिंग। तो उसके बाद में कास्ट सेंसस हुआ। 5 साल हो गए, भारत सरकार ने प्राथमिक डेटा डिक्लेयर किया, अभी तक डेटा डिक्लेयर नहीं किया है। क्या चल रहा है देश में मैं बता रहा हूं आपको। क्या मोदी जी बताएंगे, क्या अमित शाह बताएंगे, और ये क्या आपके गडकरी बताएंगे यहां पर, जिनको वेट नहीं संभल रहा है अपना। अरे काली टोपी वालों, मैंने आपकी हाफ पैंट चेंज की, फुल पैंट पे लाया। अब मैं आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं। आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं। जिस दिन आपके टोपी का कलर ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आपकी टोपी का कलर ठीक कैसे करना, लेकिन आपको नीली टोपी नहीं पहनाऊंगा अभी। पहले आपको सफेद टोपी पहनाऊंगा, उसके बाद और कोई टोपी होगी शेंद्री कलर की, वो पहनाऊंगा। और जब आपका दिमाग पूरे तरह ठीक हो जाएगा, तब शायद जाके आप नीली टोपी पहनने लायक हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका विचार करप्ट है, आपकी पार्टियां करप्ट है, आपका सिस्टम करप्ट है। इस देश में झूठ मत बोलो, विजय मानकर को सब मालूम है। मोदी जी, आपका फादर रेशम बाग में नहीं है। आपका फादर जो है भीम चौक के पहले इंदौरा में बैठता है ऑफिस में। अपने फादर को अच्छे से समझ लो। आप 2011 का डेटा डिक्लेयर नहीं किया। आपने संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 को साइन किया। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 को साइन किया। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 को साइन किया। कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 को साइन किया। कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 को साइन किया। कन्वेंशन ऑन टॉर्चर 1984 को साइन किया। आईएलओ कन्वेंशन के 4 कन्वेंशन को साइन किए। 107वां कन्वेंशन साइन किया। यूएन डिक्लेरेशन 2007 का साइन किया।